अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारे शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले आपको बताऊं कि आज बहुत ख़ास शो होने वाला है। आज हम इलेक्शन पे बात करेंगे। आज का दिन संडे का दिन, छुट्टी का दिन, जिस दिन है इलेक्शन, और आज देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। थोड़ा सा एक चीज़ को जहन में आप लोगों ने ज़रूर रखना है कि आज फैसले का दिन है और आप लोगों ने जब भी घर से निकलना है आज तो सोच समझ के निकलना है। और आज इलेक्शन के दिन क्या क्या नई चीज़ें होने वाली है, किसके सर जो है वो जीत का सहरा आएगा, कौन सी चीज़ें अक्सर इलेक्शन में होती हैं जिनके पहले से ही नताइज आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह कल सोशल मीडिया पे रात को भी एक दो वीडियोस मैंने देखी कि चीज़ें अभी से इस तरह की नेगेटिव होना शुरू हो गई थी कि जिससे आज के आसार कल ही नज़र आना शुरू हो गए थे। खैर उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज का टाइम बिल्कुल नहीं बहुत लंबी लंबी बातों में ज़ाया करना, अपने गेस्ट की तरफ आऊँगी ताकि अच्छे तरीके से प्रॉपर मैं उनसे बात कर सकूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पहले गेस्ट हैं, तज्जियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं समाजी रहनुमा भी हैं, फिशरमैन भी हैं, उनका नाम मोहम्मद बख्श है। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा जी सर, ये बताएं आज इलेक्शन है। इलेक्शन सबसे पहले तो एक चीज़ जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, जो परसों तक ये एक चीज़ चल रही थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मुलतवी हो जाएंगे, अच्छा हो गए, इस तरह से भी चीज़ें चली हैं। फिर अचानक से वो नहीं ऑर्डर हो गया, इलेक्शन तो होंगे। अच्छा, लोगों को कल शाम तक भी यही बात सुनने में आई थी, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। इस पर मुझे बताएं कि ये इस तरह के सिलसिले बनते क्यों हैं और रोका क्यों जा रहा है इलेक्शन को? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी आज 15 तारीख है और 9 बज गए हैं सुबह के। इलेक्शन का शायद 8 बजे का टाइम है, 8 से 5 तक का। तो मेरा तो अभी भी थोड़ा सा दिल मान रहा है कि इलेक्शन अभी मुलतवी ना हो जाए, है ना? अभी इस वक्त यानी कि ये आज फीलिंग्स 15 आ रही है तारीख क्योंकि इस फीलिंग तरह आ की रही चीजें है। हुई है ना, कुछ जी दिनों से हो बिल्कुल। रही है। असल में बात ये है ना कि ये जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं, इनका बेसिक मकसद क्या होता है, पहले हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि बहुत सी हमारी अवाम है, अवाम को इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि ये एक नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं और फिर सूबाई असम्बली के होते हैं, फिर बलदियाती इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं। और दूसरा, इससे पहले भी शायद 3 दफ़ा शायद ये मुलतवी हो चुके हैं और अभी चौथी दफ़ा हो रहे हैं, अपने टाइम पे नहीं हुए। तो इनकी जो लिमिट होती है, एक टन्योर होता है, वो टन्योर ख़त्म होने के बाद ये 3 दफ़ा मुलतवी हो चुके पहले। तो इसमें ख़ास तौर पे हम मुल्क को अलहदा करें कराची के साथ, कराची का सिलसिला कुछ और है, बाकी मुल्क के जो बल्दियात हैं उनका कुछ और थोड़ा सा फ़र्क है इनके निज़ाम के अंदर। तो पहले तो ये मुलतवी क्यों हुई, इसलिए कि कराची शहर के अंदर कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस हैं मुख्तलिफ, और वो इसमें बहुत ज़्यादा लोग पार्टियां इन्वॉल्व हैं। और ख़ास तौर पर कराची को अगर देखा जाए तो एक कराची के अंदर एक बड़ी पार्टी थी, वोटर के हिसाब से वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी। जी। फिर उसके बाद अगला नंबर सबके ही आता था, बारी बारी आता कि इवन मुस्लिम लीग के भी यहाँ पे वोटर हैं, बहुत कम है मगर हैं। थी या अभी? तो आप देखें थी अल्ताफ नहीं हुसैन नहीं, साहब ने जो एक बोला, बच्चों अपने माँ बाप को रोको। वो मैं अभी आ रहा हूँ ना। हाँ। वो थी इसलिए कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पहले थी। फिर हुआ ये कि ये जब स्प्लिट हो गए, ख़ास तौर पर ये MQM महाजर कौमी मूवमेंट तो पहले से अलहदा थी, MQM बाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो थी वो स्प्लिट हुई। मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सतार और लंदन, ये 4 हिस्सों में बट गई तकरीबन। और मेन इसी को बादराबाद वाली को मेन कहा जाता था उनमें से। तो अब मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में यही कहा था, MQM का सर्वाइवल इसी में है कि वे सारे भाई, चारों भाई आपस में एक मुत्तहद हो जाएं तो फिर वो वाला गट्टा नहीं टूटेगा। मैं हमेशा कहता आया हूँ, तो वही बात होगी। ये मुत्तहद कराए गए, हो गए नहीं कराए गए, तोड़े भी गए थे और कराए भी गए हैं। जैसे कि निज़ाम हमारा चल रहा है, आप ख़ुद से ये पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ भी नहीं करती। एक वो कहते हैं कि वो ढीले का काम नहीं करती है, करवाया जाता है इनसे। तो अभी फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जोड़ा गया है।
तो इसको जो अभी इसको जो जोड़ा गया है तो इसलिए कि जो वोट इनके डिस्ट्रीब्यूट थे, एक किसी भी हलके में चले जाएं तो 5,000 मुस्तफ़ा कमाल को मिल गए, 5,000 खालिद मकबूल सिद्दीकी के आगे, 2,000 फारूक सत्तार के हिस्से में आ गए, तो वो 12,000 वोट हो गए। और अब अपना पीटीआई ने ले लिए 7,000 वोट, तो वो जीत गई। तो ऐसे हुआ था पहले। तो इनको वापस दोबारा जोड़ने का मकसद ये था कि पीटीआई को यहाँ से निकाला जाए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं ये लोग। मैं नहीं समझता कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान पीपल पार्टी का कराची में कोई जीत के मेयर आ सकता है। उनकी कारकर्दगी की वजह से देखें, सिर्फ कारकर्दगी नहीं है, दूसरा वोटर सपोर्टर की भी बात होती है ना। कारकर्दगी तो एक अलग बात है ना। एक जो डाई हार्ड वोटर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, वो अगर मुस्तफ़ा कमाल के पास चला गया, अगर वो फारूक सत्तार के पास चला गया है, अगर वो खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली पार्टी के अंदर मौजूद है, या इन तीनों को छोड़ के वो पीपल पार्टी में फिर भी नहीं जाएगा, वो पीटीआई में चला जाएगा, टीएलपी में चला जाएगा, जमात इस्लामी में चला जाएगा, पीपल पार्टी में नहीं जाएगा। तो वोट जो पीपल पार्टी को नहीं गए, बेशक पीपल पार्टी इसको पेरिस बना देना कराची को, तो वोट उसको उस तरह से नहीं मिल सकते। बाकी जो जिसने हमने रात को भी देखा बैलेट बॉक्सेस के साथ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, धांधली मांधली चल रही है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, तो वो उस तरह से करके भी कोई इनकी प्लानिंग हुई होगी, तो तब जाके ये इससे पहले जो 3 दफ़ा मुलतवी हुए इसलिए हुए हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे, ये जो कराची का मेयर या तो बनेगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, अगर वो पहले टूटी हुई थी तो बनता, फिर हमारा बनता इसका पीटीआई का बनता, मेयर पीटीआई का बनता। जो पीटीआई की जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा हैं। अभी मुत्तहदा को जोड़ के किया गया, अभी भी लोगों के अंदर एम्बिग्विटी काफ़ी होगी मुत्तहदा की, क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्शन हो गए, इनके जुड़ने के 1.5 दिन बाद इलेक्शन हो गए, तो अभी इनको प्रॉब्लम होगी। दूसरा धांधली उरूज भी होगी। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान पीपल पार्टी या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सब करेंगे, अता कि हमारी जो इस्लामी जमातें हैं, 2 टीएलपी और जमात इस्लामी, उन्होंने भी कसर और छोड़नी नहीं है इस चीज़ में। क्योंकि वो हर कोई चाहता है कि हम जीतें, और शराफत से कोई जीत नहीं सकता। ये काम मैंने पहले कई दफ़ा कहा, ये पॉलिटिक्स जो है शरीफों का काम नहीं है, तो ये जीत नहीं सकता। तो लिहाजा पहले 3 दफ़ा जो आपने कहा मुलतवी क्यों हुए, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी चाहती थी कि हमारा अख्तियार रहे कराची शहर के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर हमारा अख्तियार रहे। तो अख्तियार रखने के लिए पॉलिटिक्स से हट के, जमहूरियत से हट के, तो इस तरह से एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाना, इसलिए वो पोस्टपोन करते रहे। और दूसरी बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन ये होते हैं कि जो वज़ीर होते हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर होते हैं, उनके थोड़े अख्तियारात उतने निचले लेवल तक नहीं जा सकते, तो इसलिए निचले लेवल तक जो होते हैं हम चेयरमैन, यूनियन कौंसिल, उसके बाद नीचे कौंसलर तक, तो वो बहुत नीचे तक कौंसलर तक अप्रोच होती है महल्लेदार की, हर बंदे की। और जबकि एमपीए या एमएनए उससे भी ऊपर पहुंच नहीं होती। और वो जो काम छोटे छोटे काम गली लेवल के, मोहल्ले लेवल के होते हैं, तो वो बल्दियात के जो कौंसलर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वही कर सकते हैं। इसलिए बल्दियाती इलेक्शन और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में इस तरह से ये फ़र्क इसलिए होता है। और ये सबसे ज़रूरी ये बुनियाद है बल्दियात के इलेक्शन। तो हमारी आज की इलेक्शन की होप है कि दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई किसी किस्म का ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए जो कि अंदरूनी या बैरूनी साजिश वाला कोई। बिल्कुल जी। अब मैं आपकी जानिब आऊँगी, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा माहीगीरों के मसाइल क्या हैं? मैडम, पहले तो मैं आपके K20 जो चैनल है पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ, क्योंकि आपकी जो कराची की आवाज़, मतलब आपकी चैनल में पूरी कराची देख रही है इस वक्त, लाइव देख रही है। ये कराची नहीं पूरे पाकिस्तान देख रहे हैं। तो आपकी मतलब K20 मतलब एक मजलूमों की आवाज़ भी हो सकती है, साहिली पट्टी की माहीगीरों की भी हो सकती है, सबकी हर जगह पे। तो मतलब ये कि जो कराची की आवाज़ का उस पर काम भी रही है जी 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 उसमें मेरा काम यही है कि जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, मैं वहाँ से आवाज़ जाके उठाती हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक तो ये है कि जो हमारी जो साहिली पट्टी है 129 किलोमीटर पे मुश्तकल है कराची की साहिली पट्टी, और अगर सिंध की टोटल मिला के 390-60 किलोमीटर समझो है सिंध की साहिली पट्टी। तो इस पे जो हमारे जो माहीगीर जो इस वक्त आबाद है, पहले तो मैं बचपन से मेरा एक शौक़ हो गया, पैदा हो गया कि मैं माहीगीरों की सोशल काम करूं, गरीबों की मदद करूं, ये वो।
तो मतलब जब से मैंने ये काम शुरू किया है 1998 मैंने वेलफेयर बनाई, फिशरमैन सुजाक वेलफेयर फोरम एक बनाया मैंने। तो मेरे दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हुआ कि मैंने देखे माहीगिरों की हालत देखे, मैंने साहिली पट्टी के लोगों को देखे कि वे जो हमारे साहिली पट्टी पे जो माहीगीर जो आबाद है उनके गरीब बेचारे बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चों के पाँव के अंदर चप्पल तक नहीं होता है, वो मतलब उनको कोई चीज़ का पता नहीं होता है। वो बस सारे दिन मच्छी पकड़ते हैं और वहीं पर साहिली इलाकों के अंदर रहते हैं। वो मतलब एक अजीब से एक माहौल होता है वहाँ पर। कोई मतलब वो अगर हम वहाँ पर सोशल काम करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, रमज़ान में राशन कोई लोग देते मुझे तो मैं उन तक पहुँचाऊँ, तो उनको लोगों को पता है कि यार ये अच्छा बंदा है, ये इसके दिल के अंदर खौफ खुदा है, तो ये सही जगह पे हमारा पहुँचाता है। मैं राशन भी देता हूँ। और अभी इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा है, तकरीबन 350-400 के कंबल मैंने जो लोगों को गरीबों को साहिली पट्टी पे बांटे हैं। उसके अलावा काफ़ी मतलब सोशल काम करता हूँ। मुझे सोशल काम में भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। अच्छा। तो कि जो साहिली पट्टी पे जो बासर वडेरे होते नहीं, वो नहीं चाहते कि मतलब कोई बंदा जो कि सोशल काम करे, गरीबों की मदद करे, अवेयरनेस पे काम करे, शऊर पैदा करे माहीगीर लोगों के अंदर। तो शऊर पैदा करना या माहीगीरों की जो मदद करना, वो साहिली पट्टी के जो वडेरे होते, बासर लोग होते, तो वो हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। काफ़ी मतलब दुश्वारियों का सामना है। तो अब इस वक्त इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, मगर हमारे जो मतलब आप ये बोले कि कराची में मतलब वडेरा शाही निज़ाम नहीं है, वडेरा शाही निज़ाम कराची में भी है इस वक्त। अच्छा। साहिली पट्टी पे जो है नी एक मतलब कोई आम बंदा जो है नी वहाँ पर इलेक्शन, एक आम शहरी अगर सोशल वर्कर है वहाँ पर अगर इलेक्शन खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी वडेरों की मतलब वो बदमाशी होती है कि भाई आप क्यों खड़ा हो रहे हैं इलेक्शन में। अच्छा। तो वो मतलब जो साहिली पट्टी के लोग हैं वो भी वडेरों के गुलाम रहते हैं। गुलामी वाली ज़िंदगी हम गुजर, हम इस गुलामी वाली ज़िंदगी के हम खिलाफ आवाज़ बुलंद करते कि भाई ये गुलामी ज़िंदगी ख़त्म करो, मानो तो पूरी अल्लाह की हस्ती बहुत बड़ी। अभी वो हम पर लोग जो है नहीं अभी ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल अब पाँव अगर वो कोई बंदा कुर्सी पे जाके बैठ जाता है तो बोलता है नीचे बैठो। मतलब वही ज़िंदगी, मतलब वही हमारी गुलामी वाली ज़िंदगी, वही सारा सिस्टम हमारे पूरे मतलब ये साहिली पट्टी पे भी ये सिस्टम चल रहा है। सिंध में भी देखो तो सिंध में जो मतलब इलेक्शन अभी हो रही है, जहाँ पर इलेक्शन हो रही है, तो अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जो खड़ा हो रहा है, आज़ाद मतलब भाई आज़ाद तुम क्यों खड़ा हो रहे हैं? अच्छा, आज़ाद नहीं खड़ा हो जाओ, हाथ उठाओ। यहाँ तो अफरे मिल जाती, यहाँ उस पर प्रेशर हो जाते, काफ़ी चीज़ें मतलब वो दुश्वारियाँ हो जाती। वहाँ पर साहिली पट्टी की से अलावा पूरी सिंध के अंदर भी जो वडेरा शाही निज़ाम है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा नहीं तब तक मतलब जो मजलूम हैं जो भी है उनको हुकूक नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि साहिली पट्टी में अवेयरनेस भी नहीं है और एजुकेशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो साहिली पट्टी के जो माहीगीर है उनमें अवेयरनेस पैदा करें, माहीगीरों के मतलब बच्चों तलीम याफ्ता हो जाएं ताकि हम अपने हुकूक के लिए आवाज़ भी बुलंद करें। ये वो उसके साथ हमारे जो साहिली पट्टी पे जो है नहीं काफ़ी मसाइल थे। तो मतलब ये साहिली पट्टी की जो अभी कुछ सरकारी स्कूलें जो मतलब बनी हुई है, सरकारी स्कूल इलियास गोड या ऐसी साहिली पट्टी पे जो स्कूलें बनी हुई है, उन पे वडेरे क्या करते हैं, स्कूलों पे भी जो है नहीं दीवारें तोड़ के वहाँ पर प्लाट बेच देते हैं। पूरी साहिली पट्टी हज़ारों एकड़ सरकारी ज़मीनें वडेरों ने बासरों ने बेच दी, फ़रोख्त कर दी। अब अगर कोई गरीब आदमी वहाँ पर खोखा भी रखेगा, बोलेंगे तुम क्यों रखते हैं, मगर वो वडेरे जो है नहीं स्कूलों की दीवारें, सरकारी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया है कि भाई सरकारी जगहों पे कोई कब्जा नहीं करेगा, मगर वहाँ पर कोई रेट नहीं है, कोई कानून की वो चीज़ नहीं है, अमल नहीं है। अच्छा, समझे ना। तो मतलब ये है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए बना होता है, समझे ना, और बासर वडेरों के लिए कोई कानून नहीं है। इंसान हुकूक मतलब हमारे जो साहिली पट्टी पे बहुत सारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हम तो इंसानी हुकूक तंजीम से ये अपील करता हूँ कि खुदारा आप जो यहाँ पर हमारे जो कोई भी साहिली पट्टी के जो मजलूम है, सोशल वर्कर है, उनको बासर वडेरे धमकियाँ देते हैं, यहाँ तो कत्ल किया जाता है। बहुत सारे मतलब कोई जो हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है, यहाँ तो बोरी में बंद लाश मिल जाते, जैसे नाज़म जोखियों का कत्ल हो गया। नाज़म जोखियो क्या हुआ, वो कत्ल हो गया बेचारा, वो बासर वो कोर्ट से बरी हो गए। यही निज़ाम है हमारे। हम तो इस चीज़ की हम कहते हैं कि भाई ये निज़ाम ख़त्म करो ताकि हर कोई अपना वोट जो है ना एक राय हक है जी, हर किसी का हक है वो अदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसा, समझे न। तो मतलब यहाँ पर साहिली पट्टी भी, कराची की भी अभी इस वक्त जो साहिली पट्टी है गुलाम बनी हुई है। अभी हक्स की बात कर रहा हूँ, हक्स पे यूनुसाबाद से कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा था, उसको हाथ उठाया,
अब वहाँ पर भी अभी ये माशाल्लाह और वो चीज़ें बहुत सारी हमारे साली पट्टी भी होगी, बड़ी अच्छी होगी, बहुत सारी तंजीमें आ गई है हमारे पास। अच्छा। लबेक वाले भी आ गए, पीटीआई वाले भी हैं, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े करे, आज़ाद भी खड़े हुए, बड़ा टफ मुकाबला चल रहा है साली पट्टी पे भी। अच्छा। समझे ना? तो मतलब ये हम इस चीज़ के मतलब हम खिलाफ है कि भाई ये वोट जो है ना हर किसी का राइट है। बिल्कुल सबका राइट है। अब समझे? हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं फिर बात करते हैं। नाजरीन आप देख रहे हो हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। आपकी तरफ आती मुत्तहदा ने बाइकआउट कर दिया। अब इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि अब क्या होने जा रहा है? देखिए जी, अभी 5 मिनट पहले मैंने यही कहा था, मुझे अभी भी नहीं लगता इलेक्शन होंगे। आज 15 तारीख, उस वक्त 9:15 9:30 थे, अब 9:45 हो गए हैं। तो वो पता चला कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान कर दिया। तो वो असल में जैसे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बिल्कुल सही किया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को इस वक्त अपने सर्वाइवल के लिए या कराची की अवाम के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि इस वक्त उनको ये करना। मैं इस चीज़ को उनके हक़ में हूँ। तो इलेक्शन जो जिस तरह से ये अनाउंस किए गए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच में मिसाइल चलते रहे कि होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो वो बड़े ख़राब रिज़ल्ट आते। कोई भी रिज़ल्ट आता बड़ा ख़राब आता। सिर्फ इस इलेक्शन के हामी जो थे वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इसके लिए इसके हक़ में थे कि वो उनको पता था कि वो जीत सकते हैं, और दोनों मिल के, और बाद में दोनों ने मिल के भी मेयरशिप के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना था। तो अच्छाई के लिए मिलते तो बड़ी अच्छी बात थी। मगर मुत्तहदा कि अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुत्तहदा को भी नुकसान भी हो सकता है। अगर ये इलेक्शन वाकई चल पड़े और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी जीत जाती है, तो फिर वो उनके साथ वही होगा जो नेमतुल्लाह खान जब बन गए थे, उन्होंने बाइकआउट किया था। और तीसरी बात यह है कि इसके पीछे कोई गेम भी हो सकती है। अच्छा। गेम ये हो सकती है कि प्लानर जो होंगे इसके डेफिनेटली आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। उन्होंने मुत्तहदा के साथ ये बात की होगी कि चल के आओ और फिर निकल जाओ, और अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के हाथ में चली जाए मेयरशिप। और मेयरशिप लाने का एक ही तरीका है कि मुत्तहदा को लादा से बैठाड़ दें पीटीआई के साथ। तो पीटीआई के तो असल में मुत्तहदा के तो अगर दुश्मनी या रिवाइवल देखा जाए यहाँ पे कि मुकाबला किसके साथ है, मुत्तहदा का मुकाबला तो पीटीआई के साथ है या पीपल पार्टी के साथ है या जमात इस्लामी के साथ है। और पाकिस्तान पीपल पार्टी का अगर मुकाबला देखा जाए तो वो मुत्तहदा के साथ है, पीटीआई के साथ है या जमात इस्लामी के साथ है या किसी और को भी देखा जाए। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है, बल्कि उनका वो तो समुद्रों पार भी उसका मुकाबला है। हाँ। उसका मुकाबला 7 समुंदर पार भी है, उसके दुश्मन 7 समुंदर पार भी हैं। तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो, सुवाए वोटर्स के, सुवाए अवाम के। अवाम तकरीबन मैक्सिमम अगर वो नंबर की बात की जाए तो 70% या 80% अवाम जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। मगर बाकी जो जिसकी वजह से इवन एक जो वोट का कागज़ है ना, वो कागज़ जो होता है वो कागज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त ये गेम हो सकती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो बाइकाट किया है, मे भी ये कोई डील हुई हो कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा इसलिए आप लोग पीछे हट जाओ। तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि टर्न आउट कोई इतना कम हो जाए कि इलेक्शन कमीशन इसको वो कर दे, नल एंड वाइट कर दे। ये भी हो सकता है कि 12 बजे ही ये बात नल एंड वाइट हो जाए, कुछ हो जाए। हो सकता है इसमें कोई कोर्ट में चले जाए कोई इस वक्त और कोर्ट खुल जाए और कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा ये मुतनाज़ा थे इलेक्शन,
अनाउंस होते वक्त भी मुतनाज़ा थे और कल तक भी मुतनाज़ा थे और अभी भी इस वक्त भी मुतनाज़ा हैं और ये मुतनाज़ा रहेंगे। अगर इसके पीछे कोई इसको फाइनल करके इस पर रात को मोहर लगा दी जाए कि हो गए हैं, फिर भी सारी उम्र हमेशा हमेशा हिस्ट्री में भी मुतनाज़ा रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से पीएसपी और ये सब मिले हैं और मिलके टाइम नहीं इनको मिला कि ये कुछ कर पाते, और ये क्या वजह थी मिलने की? आपको क्या लगता है कि मिलके इन्होंने किसको हल्का थोड़ा सा करना था? आपकी क्या आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली सबको हल्का करना था ना, एवरीबॉडी को। देखें, अगर जो पिछला इलेक्शन और पिछला दौर देखा जाए तो बानी मुतहदा का दौर देखा जाए तो तादाद जो है सपोर्टर्स की वो एमक्यूएम की है, नज़र आती है। लोग एमक्यूएम के साथ हैं। एमक्यूएम ने अच्छा किया या बुरा किया वो एक अलग बात है ना, वो हम तो अच्छे बुरे की तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को पेरिस बना जाए, कराची में अपना मेयर नहीं ला सकती, उनके इतने वोटर्स नहीं हैं। मगर अच्छा या बुरा को लादा रखें, उनके वोटर हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा किया या बुरा किया, पूरे पाकिस्तान में उनके इतने वोटर हैं। अब उन्होंने अल्लाह पंजाब असम्बली तोड़ दी, फिर इलेक्शन में आना चाहते हैं। अगर उनकी 176 सीटें थी तो अभी वो हो सकता है 200 ले जाएं, इतने उनके पास नज़र आ रही है। और वहाँ पे 155 थी तो हो सकता है वहाँ पे वो 200 ले जाएं नेशनल असम्बली में भी। तो इस अगर इतनी हिम्मत होती, उनको पता होता कि इलेक्शन हम जीत सकते हैं, किसी को भी पता हो हम इलेक्शन जीत सकते हैं तो इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन जिनके हाथ में करवाना या ना करवाना वो इलेक्शन करवाते ही नहीं है और वो इलेक्शन की तरफ जाते ही नहीं है। तो लिहाजा ये जितना भी ये इलेक्शन का सिस्टम है होना या ना होना, ये अगर फेयर और इलेक्शन हो जाएं, शफाफ इलेक्शन हो जाएं, तो मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के हर जगह पे सीटें निकलेंगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% यहाँ पे बाकी पार्टियाँ भी जीतेंगी। लोगों की सपोर्ट है, सबके साथ है, मगर अगर पूरा हक आई से देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और वो वोटर जो पहले मेरे जैसा बंदा कहता था कि यार तहरीक इंसाफ ने किया 9 अप्रैल से पहले, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करता था कि उनके काम बहुत सारे काम सही नहीं हैं। 3.5 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारे काम सही नहीं किए, मगर 9 अप्रैल को उनके साथ सही नहीं हुआ, मुल्क के साथ सही नहीं हुआ। मुल्क को बहुत ही गलत रास्ते पे डाल दिया गया 9 अप्रैल के बाद, 10 अप्रैल के बाद। और अभी यानी कि जिस तरह से मुल्क दिवालिया होता जा रहा है, पीछे आता जा रहा है। और मैं कपड़े बेच दूंगा तो आटा दूंगा, आटा देखें कल 160 रुपये, देखें लोग किस तरह से आटा ले रहे हैं। आटे के लिए क्या कुछ किया, कैसे औरतें बेचारी जाके खड़ी होती हैं लाइनों में, एक दूसरे से छीने छपटी करते हैं। उस टाइम पहले आपने देखा आटा लेने की उसमें एक शख्स था, उसकी डेथ हुई, बड़ा अफसोस हुआ थी। वो अब ये इनको नज़र नहीं आता है, इनको बस अपनी यही चीज़ें, इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन नहीं हो रहे नज़र आते, तो लिहाजा ये सारे घबरा रहे हैं। ये सब मुल्क से भाग जाएंगे, ये इलेक्शन जैसे ही होंगे ये सब लोग मुल्क से भाग जाएंगे। और इनका वो एक ही ठिकाना है लंदन, ये सब लंदन जाके भेजेंगे जो भी होगा। तो अभी आज का अल्लाह करे कि ये बेहतर तो यही है कि पोस्टपोन हो जाए तो ज़्यादा श्योर नहीं है अभी तक आप? श्योर नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैंग्रोव के दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं, और अच्छा ये दरख्त साहिल समंदर पे क्यों ज़रूरी होने चाहिए, और ये ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, किस चीज़ के लिए, ये थोड़ा सा ये भी डिटेल में बताएं। बिस्मिल्लाह मैडम, ये जो हमारी साहिली पट्टी है जी कराची की 129 किलोमीटर है, 129 किलोमीटर। तो अगर सिंध की साहिली पट्टी मिला के 360 के करीब मतलब होती है। तो एक तो ये है कि साहिली पट्टी पे जो मैंग्रोव्स के दरख्त है इसलिए ज़रूरी है कि मछली की इफ्जाज के लिए भी काम आता है। और इसके अलावा जो हमारी अगर खुदा न खास कोई साहिली पट्टी पे कोई सुनामी जैसी सूरत हाल होगी तो उसके लिए भी मतलब मैंग्रोव्स के दरख्त लाजमी हमें मतलब होना चाहिए। सुनामी जैसी सूरत हाल होगी या ये वो, इस वक्त पहले तकरीबन 20 लाख के करीब जो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं वो इस वक्त 1 लाख के करीब मतलब बचे हुए हैं सिर्फ। और वो उसके अलावा काफ़ी सैकड़ों तादाद में जो है ना मैंग्रोव्स के दरख्त काटे जा चुके हैं पूरी साहिली पट्टी पे।
उनके लिए कोई मतलब मैं तो इनको मेरा एक ये रिक्वेस्ट है इनसे इदारों से, ये खुदारा जो काम करने वाले ये इतने, क्यों मैंग्रोव्स के दरख्त काटे जाएंगे तो मतलब एक तो मछली की हमें ऑक्सीजन भी मुहैया करता है साहिली पट्टी पे, और मछली के इफजाज के लिए भी काम आता है। जो मतलब झींगे मछली होती है या छोटी मछली जो होती है वो मैंग्रोव्स के मतलब वो क्रेकों के अंदर आती है, क्रेकों से फिर मैंग्रोव्स के दरख्त होती है, उसमें नीचे जो कोई वो चीज़ होता है वो ग़िज़ा के तौर इस्तेमाल करती है, वो उसके लिए काम होता है। मतलब समुद्री आब हयात के लिए भी मतलब अच्छा है मतलब। और इसके अलावा जो साहिली पट्टी पे अगर खुदा न खास कोई सुनामी जैसी सूरत हाल हुई तो मतलब ये उसके लिए जब लहरें जो होती है नहीं बहुत सारी बड़ी तादाद लहरें होती है, तूफ़ान अगर आ गया सुनामी जैसे आया था 99 के अंदर जो तूफ़ान आया था उसके अंदर सैकड़ों लोग जो है नहीं बेचारे अपनी जान की बाजी हार चुके थे। काफ़ी लोगों के जो है नहीं जो दरख्त थे उनकी वजह से मतलब कोई साहिली पट्टी पे मतलब कुछ वो बचा हुआ है। अब इस वक्त तो साहिली पट्टी पे हमें तो कोई वो मैंग्रोव्स के दरख्त इतने बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, बाहर से नज़र आ रहे हैं अंदर से पूरे खोखले हैं। वो बहुत बड़ी माफिया है जो वो मैंग्रोव्स के दरख्त काट रही है। अब आक्सपे पे देखो, आक्स पे भी कोई काटे। ऐसा दरख्त है कि सारी सियासी पार्टियां उसमें उसके नीचे बैठ के उसके साए में सुकून से कोई अच्छा फैसला ले, ऐसा ऐसा कोई दरख्त है? जी मतलब ये कि ये जो ये दरख्त है ना ये दरख्त हमारे को मतलब साहिली पट्टी की खूबसूरत की और समुद्री तूफान वगैरह के लिए भी अच्छा मुफीद है। तो ये इस वक्त काफ़ी तादाद में मतलब ये काटे जा रहे हैं। अब आप माई कलाची पे देखो, माई कलाची के भी आगे पीछे वो काटे जा रहे हैं, और इसके अलावा आक्स पे भी काटे जा रहे हैं, और इसके अलावा जो नेटी जेटी के पुल के नीचे अंदर जो बने हुए वो दरख्त अंदर से भी काटे जा रहे हैं। तो ये काट के बहुत बड़ी माफिया है जो पूरे मैंग्रोव्स के दरख्त काट के पोर्ट कासम से केटी बंदर ये वो पूरी जगह से जो काटे जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी माफिया है। तो ये मैंग्रोव्स के दरख्त काट के फिर ये फैक्ट्रियों वालों पे आजकल गैस वगैरह की बंदिश हो गई है, गैस भी नहीं है, तो फैक्ट्रियों वाले ये खरीद रहे हैं, होटल वाले खरीद रहे हैं बड़े मैंग्रोव्स के, तो वो धड़ाधड़। और इनको जो है नी WWF इतना बड़ा इदारा है या दूसरे सिंध ने फॉरेस्टर डिपार्टमेंट बनाया है और इतने बड़े इदारे बनाए हैं, तो उन पे कोई भी उसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है, समझे ना। और ये काटे जा रहे हैं, और इनकी जो काटने वाले जो है ना इतनी बड़े पावरफुल है, बहुत बड़ी माफिया है, इनको कोई पकड़ भी नहीं सकेंगे। अगर कोई भी पकड़ेगा इनके लिए कोई वो कानून पास करेगा तो वहाँ के जो वडेरे हैं नहीं वो फ़ोन करेंगे भाई ये हमारा बंदा है क्यों। उनकी इतनी बड़े लेवल पे उनकी ताक पहुँच है उनकी। तो मतलब ये कि ऐसा होगा कि 2 साल के अंदर तो पूरी साहिली पट्टी में जितनी मैंग्रोव्स के दरख्त है ये ख़त्म हो जाएंगे। बैनुल अक़वामी इदारों से WWF या दूसरे जो इदारे हैं और इन मैंग्रोव्स के दरख्त माहीगीरों की समुद्री आबी हयात पे करोड़ों रुपए के डॉलरों के जो फंड मिलते हैं इनको इदारों को मिलते हैं, और इसके अलावा सिंध फॉरेस्टर डिपार्टमेंट को भी मिलता है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं बाकायदे कि समंदरी एक तो हमारी आबे हयात को बचाया जाए। समुद्री आबी अभी किधर है, अब समंदर से जेली फिश वो भी निकाली जा रही है। जेली फिश जो है मछली को अफसाज के लिए भी काम आती है, ऑक्सीजन भी देती है, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो समंदर के अंदर कीड़े मकोड़े वो भी निकाले जा रहे हैं मैडम। कीड़े मकोड़े मतलब समंदर से जो भी चीज़ें हैं कीड़े मकोड़े सिफियाँ निकाली जा रही है, मतलब वो सारी चीज़ें निकाली जा रही है, जेली फिश निकाली जा रही है, काफ़ी चीज़ें मतलब समंदर से निकाली जा रही है। और मतलब ये जो जेली फिश है इस पे भी गवर्नमेंट को पाबंदी लगाना चाहिए। बीच में अभी खेकड़ा था, खेकड़ा जो है मादी था, जो मादी खेकड़ा है वो भी चाइना वाले लेके जा रहे थे, तो उस पे जो है एक डीजी मतलब हमारी मादियां वो लेके जा रहे तो वो मादी इसमें ब्रेक लूंगी क्योंकि वरना नहीं मैडम कुछ बात कर जाएंगे। एक बात और मादी की मतलब ये यहाँ से लेके जाते हैं चाइना वाले, चाइना वाले फिर वहाँ पर वो उन्होंने वो सारा वो हमारा सारा सिस्टम का तबाह करे। और इसके साथ मेरा एक और भी रिक्वेस्ट है, 147 की रेक हमारी है। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, असल में कमर्शियल लगे हुए। नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, आपके जवाब मैं यहीं से लूंगी। बस सिर्फ 5 मिनट है। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप कंटिन्यू करें क्योंकि आपका जवाब ब्रेक की वजह से फिर मैंने आधा ही लिया था। क्या कहना चाह रहे थे आप?
मैडम मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मसलतर हमारी जो साहिली पट्टी पे जो मैंग्रोव्स के दरख्त काटे जा रहे हैं वो काफ़ी तादाद में कम हो गए। तो इदारों से मेरी उन जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है, खुदारा मैंग्रोव्स के दरख्तों को बचाया जाए, वरना हम सुनामी जैसी सूरत हाल है। वो एक दूसरा ये मैं बोला था कि हमारी 147 क्रेक समंदर के अंदर 147 क्रेक के उन पे बासर वडेरों का कब्जा है। और उसके अलावा जो मतलब वर्ल्ड बैंक ने पिला फोर्डिंग जटियाँ बनाई थी उन पे भी उनका कब्जा है। वहाँ पर उन्होंने जेली फिश के वो बना के रखे हैं और व्यापारियों को, फिशरी के व्यापारियों को दे दिया है भाई, वहाँ पर शांपरे लगाए, उन लोगों ने जेलियाँ फिश निकाली जा रही है, सिपियाँ निकाली जा रही है। समंदर की हमारी आबी हयात उसको तबाह किया जा रहा है। और इसके साथ हमारी जो साहिली पट्टी है उसमें प्लास्टिक की थैलियाँ डाली जा रही है, जो टाइटल की मतलब मौत होती हो रही है, टाइटल मर रहा है बहुत सारा। मतलब ये जो अंग्रेज उसके लिए रोता है, टाइटल जो कछुआ होता है उसकी अगर एक मौत हो जाती है तो उनके लिए अंग्रेज रोता है, मगर हमारे यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है। समुद्री आबियात भी तबाह हो रही है और सारी चीज़ें। और दूसरा मैंने बताया 147 क्रेकों में वडेरों का कब्जा, फोर्डिंग जटियों में कब्जा, जो मतलब जो साहिली पट्टी पे है जो सरकारी स्कूल उनको दीवारें तोड़ के उन पे भी कब्जा करते हैं बहुत सारे। मतलब उनकी रेड चलती है, उनके बगैर कोई मतलब सोशल वर्कर भी काम नहीं कर सकता है, कोई बंदा भी काम नहीं कर सकता। अगर बाहर का बंदा वहाँ पर कोई आपका शहर का बंदा जाके उधर काम करे ना सोशल वर्कर, तो वो भी उनके वडेरे उनके दुश्मन बन जाते। तो रेडी गोट के अंदर कितना मंशात ये वो आगे पीछे, वहाँ पर एक मजरहानी काम कर रहे हैं, उसके भी दुश्मन हो गए थे बीच में। अच्छा, उसको काम करने ही नहीं दे, उसने अपना मदरसा बनाए, स्कूल बनाए, बड़ा अच्छा काम किया, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक ठीक है जी। अच्छा, मैं आपकी जाने पाऊंगी थोड़ा सा, अब बातें तो हो रही पर टाइम की कमी, थोड़ा जीत किसकी देख रहे हैं? जी देखें कि पहले तो इलेक्शन ही जो है हाँ, ना वो तो पता है मुतनाज़ा हो गया। हाँ, वो तो अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, MQM नहीं है, तो जीत जो है ना वो पाकिस्तान तमाम सूरत हाल देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। और अगर क्योंकि सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और तमाम जो चीज़ें इनके पास हैं, तो उस लिहाज से और जरदारी साहब ने सोच समझ के कहानी डाली होगी, तो चांस है पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी मेयर हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मेयर हो सकता है। क्योंकि अब डिपेंड करता है कि क्योंकि कोई इतना ज़्यादा वो मसाइल हो चुके हैं ना, और वो फिर और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आ जाता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाता है या जमात इस्लामी का आ जाता है, जो कि मुमकिन नहीं है, तो हालात फिर वो अच्छे नहीं रहेंगे कि फ़ायदा कोई नहीं होगा इन इलेक्शंस का। इलेक्शन करवाने का फिर ये और मसले मसाइल होंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाता है तो फंडिंग तो मसला नहीं होगा, अपनी हुकूमत होगी, मगर फिर उन इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, जो कि ज़्यादा इलाके हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी या जमात इस्लामी के पास हैं इलाके, वो ज़्यादा हैं। तो वो क्या जाके मेमन गो पीपल पार्टी ने जाके क्या मेमन गोट में या अपना वो दुम्बा गोट में जाके काम करना है? वो उनके बाकी तो जितनी भी अर्बन आबादी जितनी भी है वहाँ पे तहरीक इंसाफ या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोट्स हैं। और कराची है ही सारा अर्बन है, क्योंकि कराची के अंदर भी इस्लाम एरियाज़ हैं या गोटे हैं जो वो वाली, तो वहीं पे पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास ज़्यादा वोट्स हैं इन जगहों पे। तो वो फिर वो फिजिबल नहीं रहेगा, अगले 5 साल ज़ाया हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाता है तो अगले 5 साल ज़ाया हो जाएंगे इस बल्दियात के इलेक्शन के। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आ जाता है तो अगले 5 साल फिर ज़ाया हो जाएंगे कि वहाँ पे सूबे में गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, फिर वो फंडिंग्स पे और उन चीज़ों पे क्लैश चलेगा। अगर पाकिस्तान जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, तो एक वो क्योंकि हुकूमत वो वाली या वो वाली दोनों हुकूमतें उनके उसके साथ नहीं होंगी, फिर कराची के अवाम पिसेंगे। तो ये इसका हल कोई इस तरह से निकल नहीं सकता। तो अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेयर आ जाता है तो आपके सामने वसीम अख्तर साहब थे ना, तो क्या हो गया? तो फिर वही वाले हालात हो गए। तो जब बल्दियात के हालात वही होंगे तो इसका नहीं, इसके लिए कोई बड़े पैमाने पे कराची के लिए सोचना चाहिए, कराची के पूरे सूबे की डिमांड कर देनी चाहिए। क्योंकि अब कराची इतना बड़ा हो गया, तकरीबन 3 करोड़ की 30 मिलियन की आबादी है इसकी, तो
अब इसको एक सूबे के साथ आप बलूचिस्तान की वादी देख लें और कराची की वादी देख लें, तो आपको एक सूबे का स्टेटस अगर इसको देते हैं तो उस तरह इसको चलाते हैं तो ठीक है, वो भी सही है। सूबे बनने चाहिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आइन के अंदर तरमीम होनी है या नया आइन बनना है। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर चीज़ों को छोटा करके, अभी एक बंदा आपका जैसे बलूचिस्तान को देख ले, अगर खुशदार में उसके साथ कोई ऐसा मामला है, उसको अपने हेडक्वार्टर के लिए कोयटा जाना पड़ता है। इसी तरह जो किसी पर बहुत दूर किसी जगह डेरा इस्माइल खान वाले को पेशावर जाना पड़ता है, या आपको नौशेरा फ़रोज़ और सखर वाले को कराची आना पड़ता है, तो या आपको सादकाबाद रहम यार ख़ान वाले को लाहौर जाना पड़ता है अपने हेडक्वार्टर में, कैपिटल में। तो लिहाजा अगर ये छोटे और तोड़ दिए जाएंगे, अगर तमाम डिवीज़न्स कोई अगर सूबे भी बना दिए जाएं तो वो भी एक अच्छी बात है, और उनको ख़ुद मुख्तियार कर दिया जाए, या ज़िलों को ख़त्म कर, सूबों को ख़त्म करके डिवीज़न्स के तौर पे आ जाए। तो जितना नीचे लेवल तक ये इख्तियारात और फंड्स और तमाम जो चीज़ें हैं, जो जितने निचले लेवल तक जाएंगी उतने ही मुल्क तरक्की करेगा। अगर ऊपर से सारे काम होंगे, इस्लामाबाद में बैठ के सारे काम होंगे, तो फिर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कराची का मैंने आपको बता दिया, कोई भी मेयर आ जाएगा, कराची के मसाइल वैसे के वैसे हैं, इसका कोई बेहतर हल निकालना चाहिए। और बेहतर हल निकालने के लिए न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां, बल्कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, और जितने भी लोग, हाँ, ख़ास तौर पे कराची के अंदर कराची के जो बड़े बिजनेसमैन हैं और वो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि कराची एक रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान के लिए 70% 80%। तो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने वाले कौन है? कराची के बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस। इनको ऑन बोर्ड लिया जाए। अगर इसे ऐसा ही कोई सिस्टम बना दिया लाए कि यही कराची के किसी बड़े फैक्ट्री के मालिक को भी अगर आप ये दे देना, कराची को एज ए मेयरशिप दे दें, तो कराची A1 हो जाए। आपकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो गंदगियाँ, जो नाले खुले, हर चीज़, क्योंकि बल्दियात का मतलब यही होता है, सड़कें, नाले और बहुत सारी चीज़ें, किसी की जो बुनियादी जो मुश्किल सहूलियात होती हैं, बुनियादी जो इनके मसाइल होते हैं, उनको हल करने के लिए बल्दियात का निज़ाम होता है। तो बल्दियात के निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है इसको पॉलिटिक्स से अगर हट जाए ना, अब जिस तरह मर्जी हट जाए पॉलिटिक्स से हट कर इसको अगर इस निज़ाम को नाफज किया जाए, तो कराची में ख़ास तौर पर, तो तब भी यहाँ पे हमारी कामयाबी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लेके आए। मेरे शो का टाइम जो है सेगमेंट का ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद दानिशा। कहीं ना जाएं, 11 बजे तक हम आपके साथ हैं। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।